presented by DS Arts Creations। जिंदगी का सफर। गुरुआ की परेशानियों, दुख, मुसीबतें और आखिर में ये मुकाम बड़ा ही अचंभित करने वाला था। क्या हुआ उसके जिंदगी के सफर में, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मोहल्ले में जिस दिन उसका आना हुआ, मैं सवेरे सब्जी लेने बाजार जा रहा था। श्री राम नरेश बाबू के घर के सामने सड़क के दूसरी तरफ खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला सा आदमी गंदी लुंगी में लिपटा गिरा पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपका हो। दक्षिण भारत का भूला भटका साधु संत निश्चित स्थान पर नाक से हवा खींचकर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक आध बार पहले भी उसे मूर्ति के जैसे घूम के सड़क पर मोहल्ले के मकानों के सामने चक्कर काटते देखा था। मैं रात के 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी और चारों ओर गुप्त अंधेरा था। मैं जबकि ले ही रहा था कि मारो मारो का शोर सुनकर उठ बैठा। आवाज़ श्री राम नरेश बाबू के मकान की तरफ से आ रही थी। मैंने देखा कि श्री राम नरेश बाबू के मकान के सामने भीड़ जमा थी और मोहल्ले वाले अपने घरों की छतों से भी देख रहे थे। मैंने जाकर देखा खंडहर का वही भिखारी जिसे राम नरेश बाबू का लड़का उछल उछल कर पीट रहा था। श्री राम नरेश बाबू और अन्य मोहल्ले वाले उसे भय और क्रोध से देख रहे थे। भिखारी नाटा, पिचके गाल और आंखें धसी हुई, छाती की हड्डियां भांज की खबज्जियों की तरह थी। मार पड़ने पर वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, मैं बरही हूँ। हरामी छठा चोर है। श्री राम नरेश बाबू मेरे करीब आकर बोले, यह हमारा अपना ही दोष है कि हम इन्हें ऐसे इंसानों को पहचानते नहीं हैं। गरीबों को देखकर हमारा दिल पसीज जाता है और इन्हें बेमौका खुद्दी, सुन्नी, साग सत्तू दे देते हैं। आपने तो इसको देखा होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गर्जे, बता साले, साड़ी कहाँ है, कहाँ रखी है, नहीं तो मार मार के नानी याद आ जाएगी। भिखारी गला जोर से चिल्लाने के कारण शायद बैठ गया था, इसलिए शायद वो थक कर चुप हो गया था। फिलहाल पीटना बंद कर दिया था, लेकिन श्री राम नरेश बाबू की बातों से पंडित मिश्रा जी का पहलवान लड़का सुंदर उत्तेजित दिख रहा था। श्री राम नरेश बाबू के रुकते ही एक जवान भीड़ में से जूता लिए हाथ में निकला और गालियां देते हुए भिखारी को पीटने लगा। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में घूम रहा था। श्री राम नरेश बाबू बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूम रहा था, सो हमें दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस फिर क्या, हालत बढ़ गई इसकी।
खैर कोई बात नहीं थी, आपकी दया से इसे 2 जून की मिल जाती थी तो रोज आकर खाकर दुआ दे जाता था। इसीलिए तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि यह साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे प्रश्न से वे बिगड़ के बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया होता तो चोर कैसा। ये सब चोरी बड़ी होशियारी से छिपा लेते हैं, बिना पिटाई के कुछ बताते भी तो नहीं हैं। करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। राममती ने इसको किसी सामान को छुपा कर निकलते देखा था। मैंने यह पूछा कि आज से 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी भी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि ये आया ही नहीं कि मोहल्ले में चोरी और बदमाशी शुरू हो गई। अरे मैं इन सालों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। वह भिखारी अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता था, मैं भराई हूँ, मैं भराई हूँ। स्पष्ट था कि वह इतने लोगों को देखकर काफी भयभीत हो गया था। वो बेतहाशा अपनी जाति का नाम बोल रहा था, जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन भराई कतई नहीं हो सकते। नए लोग वहाँ आते, क्रोध और उत्तेजना में आ उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। कुछ लोग वहाँ से खिसकने भी लगे थे। किसी ने पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह भी दी। मैं खिसकना चाहता था कि श्री राम नरेश बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी के अलग ले जा करके कान में कुछ फुसलाया। बाद श्री राम नरेश बाबू जी के चेहरे की हवाइयाँ सी उड़ गईं। 1-2 क्षण इधर उधर की बात करने के बाद मेरी ओर बेचारगी से देखकर बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफी कर चुका है, आइंदा ऐसा मत करना। सभी श्री राम नरेश बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा। वे झांकते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर पर ही मिल गई, पर चोर तो दिन रात मार खाते ही रहते हैं। फिर बाईं आंख दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता कि उस दिन की पिटाई के बाद भी खंडहर का भिखारी मोहल्ले में टिके हुआ है। अच्छा, हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाएगी। चाहे जो हो, उसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैं उसके खंडहर में बैठकर कुछ खाते या पीते हुए देखता रहता था। मोहल्ले के लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते थे, बचा कुचा बासी या झूठा खाना जो पहले कुत्ते या गाय भैंसों को देते थे। उसने खंडहर का त्याग कर दिया था और आम सहानुभूति का लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी ओसारे या दरान में जमीन पर सो रहा था। दया और माया के मामले में श्री राम नरेश बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर था, पर भिखारी उनके दरवाजे पर जाना ही नहीं चाहता था।
लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया, दर दर भटकना छोड़, कुत्ते और सुअर का जीवन छोड़, उधर भटकना छोड़ और आराम से रह और 2 जून भरपेट खा। न जाने श्री राम नरेश बाबू का स्नेह था या कुछ और, पर भिखारी उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा था और वही उसका नाम पड़ा रामचरण, गुरु रामचरण। उन्होंने उसको गुरुआ बोलना आरंभ किया और धीरे धीरे यह नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। ये बात मोहल्ले के लोगों को पसंद न आई कि केवल 2 जून भोजन पर गुरुआ श्री राम नरेश बाबू के चाकरी करें। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया है तो उस पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए सबने उसे सेवा का मौका देना आरंभ कर दिया था। श्री राम नरेश बाबू का काम करता तो रास्ते में कोई न कोई उसे किसी और काम के बारे में बता देता, और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला तो श्री राम नरेश बाबू का ही गुलाम है। गुरुआ अब भी श्री राम नरेश बाबू से डरता था, इसलिए उनसे छिपकर ही अन्य लोगों का काम करता था। एक बार रामलाल के लड़के गंजू ने गुरुआ से 3-4 बजे आने के और लकड़ी लाने को बोला और गुरुआ ने हाँ भी कर दिया, पर वह शीघ्र ही न आ पाया क्योंकि श्री राम नरेश बाबू की घर की औरतों ने उसे काम में फंसाए रखा। बाद में जब वह रामलाल के यहाँ पहुँचा तो गंजू ने 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और फिर गरज कर बोला, सुअर, धोखा दिया तूने, पहले ही कह देता, आज मैं तुझसे सारे दिन काम कराऊंगा। देखें साला कौन रोकता है, आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं। सचमुच गंजू ने उससे सारा दिन काम लिया। श्री राम नरेश बाबू को भी सब पता लग चुका था। ऐसी घटनाएं हुई पर गुरुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो पाया। उसकी सेवाओं की उपयोगिता समाजीकरण हो गया था। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हो पाया। अतः वो लोगों के छोटे मोटे काम कर देता और वे इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब वह राम नरेश बाबू के यहाँ टिकता था। लोग उससे काम करा करके यदि उसने कोई छोटा मोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना दे देते थे। मेरी श्रीमती बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। गुरुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी आमना सामना हुआ था। छुट्टी का दिन था। मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि वो उतने में भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैं उसकी ओर देखकर मुझे वो दिन याद आया जब चोरी के इल्जाम में फंसा था। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्या रे, तेरा घर कहाँ है? फिर वह टेढ़ा मुंह करके बोला,
सरकार रामपुर का हूँ और उसने दांत निपोड़ दिया। रामपुर में तेरा कोई है तेरा? मैंने एक क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, दोनों बहन थी, टाउन मर गई। फिर दांत निपोड़ कर हंस दिया। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई। वो फौरन वहाँ से खिसक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब से दुख से भर उठा। वैसे मैं हर पहली दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीद कर घर में भर देता और निश्चिंत हो जाता था। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे गुरुआ के नारे की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके हंसने की ही आवाज़ सुनाई दी। वो आंगन में पहुंचकर बोल रहा था, मालकिन थोड़ा नमक देना। रामबरी मिश्रा के यहाँ से रोटियां मिल गई थी, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी थी। उसने तुरंत ही उसको नमक देते हुए बोली, गुरुआ सच बताना, तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ ना मालकिनी। वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। राजनीतिक नारे लगाना भी जैसे वह कहना चाहता हो कि हंसी मजाक का विषय हूँ मैं। गली से गुजरते हुए बर्तन माजती भौजी से सलाम भौजी, और मतलब ही हंसने लगा। फिर कुएं के पास पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से देखा और पूछा, ये कौन है? ये है बड़की भौजी। अब गुरुआ ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। अब वो नौजवान बांका दिखने लगा था। मेरी तरह मोहल्ले के लोगों ने भी उसके परिवर्तन पर ध्यान दिया। इसीलिए शायद लोग उसे गुरुआ साला कहने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे, क्यों बे गुरुआ साला शादी करेगा? तो गुरु उनकी बातें सुनकर खी हंस पड़ता। मैं शाम को दफ्तर से आने के और नाश्ता करने के बाद हवाखोरी करने निकलता हूँ रेलवे लाइन की ओर। मुझे सरयू नदी और गंगा जी के किनारे टहलना सुखदायी लगता है, लेकिन बरसात में दोनों नदियाँ समुद्र के जैसी दिखती हैं। 15-20 दिन के बाद आज शाम टहलने के लिए मैं प्लेटफार्म पर आया तो देखा, स्टेशन के फाटक से प्लेटफार्म पर आने के बाद मैंने देखा गुरुआ नाला पर GRPF की चौकी थी। वह कुछ छिटक कर खड़ा हो गया। मैंने गुरुआ को सरयू के किनारे पर देखा था। वह एक लड़की, उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। वह बदसूरत, काली और निहायत गंदी सी थी। गुरुआ ने पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए सिर नीचा कर बैठी खुशी होकर पुचकारते हुए पूछा, क्या है पगले, भात खाएगी क्या? मैं जल्दी प्लेटफार्म से निकला और घर आकर आंगन में चारपाई डाली और आराम करने लगा। तभी मेरी पत्नी भागती हुई आई तो बोली, अरे जरा जल्दी उठिए, बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ। कसम से
जरा जल्दी उठिए। मैं अनमने मन से उठा और बाहर आकर जो देखा उससे मेरे दिल में एक साथ आश्चर्य हुआ जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। गुरुआ स्टेशन से नंगी पगली लड़की को ले आया था। आगे आगे वो चल रहा था और पीछे पीछे वो पगली इधर उधर देखती हुई चल रही थी। गुरुआ पीछे होकर पगली की उंगली पकड़कर थोड़ा आगे ले आता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर देख लेता। वो पगली से कुछ कहता जा रहा था। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी तरफ स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। वे क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी छतें खुली और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप सेकते थे। हमारी उत्सुकता बढ़ गई थी, देखें वह आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और गुरुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया, पर इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया। हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। उसके बाद 2-3 दिन तक गुरुआ को मोहल्ले में नहीं देखा। वही बात है, गुरुआ उस पगली को छत पर छोड़कर नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा और जिंदगी का सफर जारी रहा। जिंदगी का सफर, द एंड। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।